इनुनाकी विलेज जापान का एक ऐसा गांव जिसे लोग कर्स्ड मानते हैं और जापान में इसे वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में भी गिना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इनुनाकी टनल से गुजर रहे हैं तो वहां से एक छोटा रास्ता इनुनाकी विलेज तक जाता है एंड सिंस ये रास्ता काफी छोटा और छिपा हुआ है तो इसे ढूंढ पाना काफी मुश्किल होता है। विलेज के एंट्रेंस पे ही आपको एक साइन बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा जिस पर यह साफ साफ लिखा हुआ है कि इस पॉइंट के आगे जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज काम नहीं करते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पे आपको एक टूटा हुआ घर मिलेगा और उसी के सामने एक कपल की डेड बॉडी के रिमेन्स हैं और ये कपल सालों पहले इस विलेज में गलती से एंटर कर गए थे और कभी वापस नहीं आ पाए। अगर आप फिर भी और आगे जाते हैं तो आपको कई ऐसे डेडली ट्रैप्स मिलेंगे जो कि आपकी जान ले लेंगे और इसके भी आगे बच निकलने पर आपको इस डेडली टाउन के लोग मिलेंगे जो कि आपको पकड़ लेंगे और जान से मार देंगे। इनुनाकी विलेज में लोग मर चुके हैं और यहाँ बस उनकी इविल स्पिरिट्स घुमा करती है जो कि अपने विलेज में किसी भी विजिटर का आना पसंद नहीं करती। इनुनाकी विलेज आउटसाइड वर्ल्ड से आइसोलेटेड है और इसकी एग्जिस्टेंस पे कई सवाल उठते हैं। नाउ मेरे द्वारा रिसेंटली एक्सप्लेन करी गई हाउलिंग मूवी में हमने देखा था कि इनुनाकी विलेज में एंटर करके लोग एक टाइम पोर्टल से गुजरते हैं जिससे वो उस समय में पहुंच जाते हैं जब वो विलेज एग्जिस्ट किया करता था। इनुनाकी टनल के टाइम पोर्टल होने की थियरी से जुड़ा एक काफी मशहूर किस्सा उस इंसान का है जिसने सबसे पहले इस विलेज के बारे में लोगों को डिटेल में बताया था। तो ये बात सन 1999 की है जब जापान के एक टेली नेटवर्किंग कंपनी के पास एक एनोनिमस लेटर आया जिसका टाइटल था द विलेज इन जापान दैट इजंट अ पार्ट ऑफ जापान, यानी कि एक ऐसा जापानीज गांव जो कि जापान का हिस्सा नहीं है। इस लेटर में इनुनाकी के बारे में जो डिस्क्राइब किया गया था वही आज तक इनुनाकी विलेज का लेजेंड बनकर जिंदा है। अब ये लेटर किसने भेजा था, क्यों और कहां से भेजा था, इस सब का ना तो कोई पता लगा पाया है ना ही किसी को इसकी कोई खबर है। लोगों को बस इतना ही क्लियर है कि इस लेटर में यूज्ड स्क्रिप्चर्स ओल्ड जापानीज स्क्रिप्चर्स थे और इस इंसान ने अपने लेटर में इनुनाकी विलेज तक जाने वाले पाथ के बारे में डिटेल में बताया था। अकॉर्डिंग टू हिम इनुनाकी टनल के पास ही एक स्मॉल पाथ है जो कि टनल के अंदर से होते हुए जाता है जो कि छोटा होते चला जाता है। इसके एंड पर एक विलेज है जो कि मैप्स पर एग्जिस्ट नहीं करता और वहीं पर वो साइन बोर्ड लगा है जिसके बारे में हमने चर्चा किया है। नाउ इस साइन बोर्ड को पार करने के बाद इनुनाकी विलेज आ जाता है। लेटर में उस पर्सन ने लोगों को यह भी बताया है कि इनुनाकी के विलेजर्स इनसेन हैं और वो लोग कुछ रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते रहते हैं। उन लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उनके विलेज में कोई भी एंटर करे और इसीलिए वो लोग किसी भी विजिटर को अपने यहाँ आने के बाद जिंदा नहीं जाने देते। उस पर्सन ने टेली नेटवर्किंग से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो लोग खुद वहां जाकर इस बात का पता लगाएं और लोगों को सावधान करें कि कोई भी वहां भूल कर भी एंटर ना करे। अब इस बात पे कई तरह के सवाल उठे कि वो पर्सन कौन था जिसे इनुनाकी के बारे में इतना सब पता था एंड उस लेटर में यूज स्क्रिप्चर्स ओल्ड जापानीज के क्यों थे। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पर्सन इनुनाकी टनल से ही आया हो। ऐसा भी कहा जाता है कि ओल्ड टाइम्स में इनुनाकी विलेज में वो लोग रहा करते थे जिन्हें कम्युनिटीज अटैकर्स मानती थी और धीरे धीरे इनुनाकी कम्युनिटी के लोगों को विलेज के आउटस्कर्ट्स पे रहने के लिए मजबूर कर दिया गया, जिसके बाद वो लोग इनुनाकी नाम के एक विलेज में साथ ही रहने लगे और धीरे धीरे वो लोग वायलेंट होते गए, जिसके बाद वो किसी भी अदर कम्युनिटी के पर्सन को अपने यहाँ एंटर नहीं करने देते थे। आज जिस जगह पर इनुनाकी को स्पॉट करने की कोशिश की जाती है वो दरअसल पानी के अंदर ही मिल सकता है क्योंकि उस स्पॉट पर एक डैम कंस्ट्रक्ट हो चुका है एंड अगर कभी यहाँ इनुनाकी रहा भी होगा तो वह पानी में सबमर्ज्ड है। अब इनुनाकी विलेज से जुड़े एक और किस्से के मुताबिक इनुनाकी ब्रिज के पास एक टेलीफोन बूथ है जिसपे हर रात ठीक 2 बजे इनुनाकी विलेज से एक कॉल आती है और जो भी इंसान उस कॉल को आंसर करता है उसके लिए इनुनाकी का रास्ता अपने आप खुल जाता है। इस विलेज में जाने के बाद मौत निश्चित है और अगर फिर भी कोई जिंदा वहां से वापस आ जाए तो वो वहां से कर्स्ड होकर लौटता है। इस कर्स के कारण एक इंसान अपनी बॉडी और माइंड पर से काबू खो देता है एंड इन द एंड उसकी मौत हो जाती है। नाउ हाउलिंग विलेज मूवी में इनुनाकी को ऐसा विलेज बताया गया है जिसके लोगों पर काफी अत्याचार हुआ था और उन लोगों को जान से मार दिया गया था, लेकिन इन रियलिटी इनुनाकी के बारे में जो बिलीफ सबसे ज्यादा फेमस है वो ये है कि इनुनाकी विलेज के लोग दरअसल इविल एंटिटीज को वर्शिप करने लग गए थे और इसकी वजह से इनुनाकी की जमीन कर्स्ड हो गई।
वो लोग अपने ऊपर से काबू खो चुके थे और वो लोग अपने विलेज में किसी भी विजिटर के आने पर उसकी बलि दे दिया करते थे एंड कई किस्सों के मुताबिक तो वो उन्हें खाया भी करते थे। इन्हीं लोगों ने इनुनाकी टनल पे उन डेड बॉडीज को फेंक दिया था ताकि लोग इससे डर के इस विलेज में एंटर करने की कोशिश ना करें। बट लोग तब भी अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से इस विलेज को खोजते रहते हैं और इनुनाकी टनल के आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करते रहते हैं। ना ये सब तो सुनी सुनाई बातें हैं, पर अब हम जानते हैं कि आखिर इनुनाकी टनल और इनुनाकी ब्रिज के बारे में रूमर्स कैसे फैलना स्टार्ट हुई। तो इसका सबसे क्लियर क्लैरिफिकेशन हमें 1988 में हुई एक घटना से मिलता है। दरअसल ईयर 1988 में फुकुची टाउन के एक लोकल गैंग के ग्रुप ने एक फैक्ट्री वर्कर को किडनैप कर लिया था और कुछ दिनों बाद उसका मर्डर कर दिया। अब वर्कर की डेड बॉडी को वो लोग इनुनाकी टनल के पास फेंक कर चले गए एंड क्योंकि इनुनाकी टनल एक रिमोट लोकेशन पर बेस्ड था तो ये जगह ऐसे कई गैंग्स के लिए डेड बॉडी डिस्पोजल का एक स्पॉट बन गया था। साल 2000 तक यहाँ काउंटलेस डेड बॉडीज को लगातार डिस्पोज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने इस टनल के एंट्रेंस को सील कर दिया। ना लोगों में जहां इस बात की खबर एक शॉक की तरफ फैली, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी मानने लग गए कि पुलिस उनसे कुछ छिपा रही है और इसीलिए उन्होंने इनुनाकी टनल को सील कर दिया है। अब हालांकि पुलिस ने लोगों की प्रोटेक्शन के लिए इस टनल को सील किया था, पर फिर भी कुछ लोगों ने इससे जुड़ी अपनी अपनी थ्योरीज बनाना स्टार्ट कर दी, जिसके बाद कई लोग इसका पता लगाने के लिए उस सील टनल के अंदर जाते रहे। नाउ इनुनाकी के एग्जिस्टेंस की जहां तक बात आती है तो इसके बारे में एक रैशनल एविडेंस यही है कि 1691 के आसपास इनुनाकी नाम का कोई विलेज रियलिटी में एग्जिस्ट करता था, जो कि 1889 में अपने ही पास के एक विलेज योशिकावा के साथ मर्ज हो गया। अब यह 1955 में योशिकावा एक बार फिर मियाकावा से मर्ज हो गया और इसीलिए मैप्स में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब मेरे जैसे लोग तो ये मानते हैं कि इनुनाकी विलेज के किस्से और कुछ नहीं बल्कि बस मनगढ़ंत कहानियां हैं। वहीं दूसरी तरफ कई और लोग इसे टाइम पोर्टल और गवर्नमेंट की कॉन्स्पिरेसी से जोड़कर भी देखते हैं और इसका पता लगाने के लिए कई एक्सप्लोरर्स इस जगह को विजिट करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये प्लेस और भी मशहूर हो गया है। जहां तक बात है इनुनाकी कर्स की, तो इसका भी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि जिन लोगों की डेथ को इनुनाकी कर्स से कनेक्ट करके देखा जा रहा है वो कभी इनुनाकी टनल विजिट करने गए भी थे या नहीं। शुरुआत में हम फिल्म के मेजर प्रोटैगनिस्ट ताकाकुरा से मिलते हैं। ताकाकुरा एक सीरियल किलर का इंटरव्यू ले रहा है जो बताता है कि वो असल में बहुत ही उसूलों वाला किलर है। जी हाँ, ये सीरियल किलर जिसने 8 से ज्यादा लोगों को मारा है वो कह रहा है कि उसके अंदर उसूल हैं। खैर यहाँ ताकाकुरा इस किलर की मानसिक स्थिति पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता किलर यहाँ से भाग निकलता है। ताकाकुरा और उसका साथी नोगामी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन किलर एक लड़की को हॉस्टेज बना लेता है। ताकाकुरा यहाँ उसके साथ नेगोशिएट करने की कोशिश करता है, सेइंग कि उसके उसूल उसे किसी औरत को मारने की इजाजत कैसे दे सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली किलर उस औरत को मार डालता है और डिटेक्टिव पर भी हमला कर देता है। इसके बाद पुलिस इस किलर को मार गिराती है। हादसे में डिटेक्टिव ताकाकुरा की जान तो बच जाती है, लेकिन वो काफी जख्मी हो जाते हैं। यहाँ से सीन कट होता है और अब हम ताकाकुरा और उसकी वाइफ यासुको से मिलते हैं, जो किसी नए घर में शिफ्ट हुए हैं ताकि अपनी नई लाइफ शुरू कर सके। इंजरी के बाद ताकाकुरा अब पुलिस की नौकरी छोड़ चुका है और वो यूनिवर्सिटी में क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं। हम नोटिस करते हैं कि ताकाकुरा और उसकी वाइफ के बीच माहौल कुछ सही नहीं है, क्योंकि ताकाकुरा हमेशा से क्राइम में बहुत इंटरेस्टेड रहा है। देखा जाए तो अब भी यूनिवर्सिटी में वो किसी न किसी केस में दिलचस्पी लेता रहता था। नए घर के पहले दिन ताकाकुरा और यासुको अपने नेबर्स से मिलने जाते हैं ताकि उनसे जान पहचान बना सके, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि पड़ोस वाले लोग उतना सोशल नहीं है। जब वो अपने पड़ोस के दूसरे घर में जाते हैं तो वहाँ कोई मौजूद नहीं होता और वो वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ताकाकुरा को यूनिवर्सिटी में देखते हैं, जहाँ वो स्टूडेंट्स को बताते हैं कि सीरियल किलर्स 3 तरह के होते हैं। एक वो जो हमेशा किसी पैटर्न में मर्डर्स करते हैं, तो दूसरे वो जो रैंडमली लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक तीसरे तरह का किलर होता है जो कभी रैंडम किलिंग्स करते हैं तो कभी पैटर्न में। ताकाकुरा के अनुसार ऐसे किलर्स को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। इस इंटेंस क्लास के बाद ताकाकुरा अपने कलीग के साथ कुछ पुराने सीरियल किलिंग केसेस पे रिसर्च कर रहा होता है, जब उसे यूनिवर्सिटी लिस्टिंग्स में एक 6 साल पुराना केस दिखाई देता है। ये केस किसी होंडा फैमिली के बारे में था। 6 साल पहले इस परिवार के 3 लोग गायब हो गए थे और उस समय इस फैमिली की बेटी स्कूल एक्सकर्जन पर बाहर गई हुई थी, इसलिए सिर्फ उससे पूछताछ की जा सकती थी, लेकिन उसे इस अपने परिवार के गायब होने के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था।
इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस लड़की को अनफिट साबित कर दिया गया और होंडा फैमिली का राज कभी बाहर नहीं आया। खैर, प्रेजेंट टाइम में ताकाकुरा इस केस में वापस इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं। वो अपने कलीग को बताता है कि ये केस 6 साल पहले उसी के यूनिट के अंदर आया था, लेकिन वो इस केस का इंचार्ज नहीं था, अतः उसे आज भी नहीं मालूम कि होंडा फैमिली का केस क्यों बंद हुआ था। इंटरेस्टेड होकर ताकाकुरा होंडा फैमिली के घर की तरफ भी जाता है, लेकिन बाहर से ही वापस आ जाता है। उधर ताकाकुरा की वाइफ यासुको वापस गिफ्ट लेकर पड़ोस में निकलती है, जहां वो अपनी पड़ोसी निशिनो से मिलती है। यासुको बताती है कि वो अभी अभी पड़ोस में आई है और उनसे जान पहचान बनाना चाहती है, लेकिन निशिनो यहाँ काफी अजीब व्यवहार करता है। ये बात यासुको को थोड़ा परेशान करता है। अब उस इवनिंग यासुको निशिनो के बारे में ताकाकुरा को बताती है, लेकिन ताकाकुरा ज्यादा ध्यान नहीं देता। खैर, अगले दिन यूनिवर्सिटी में ताकाकुरा से मिलने उसका साथी डिटेक्टिव नोगामी आता है। नोगामी ताकाकुरा को बताता है कि उसे मालूम है कि वो कल होंडा फैमिली के घर गया था और ये कि वो इस केस में काफी दिलचस्पी दिखा रहा है। यहाँ ताकाकुरा बताता है कि उसने रिकॉर्ड्स में देखा है कि इस केस में लापता हुए होंडा फैमिली को मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि पुलिस के हाथ कुछ भी ऐसा एविडेंस नहीं लगा था। नोगामी कहता है कि असल में होंडा फैमिली की बेटी तब पूछताछ करने की हालत में नहीं थी। पुलिस ने उस वक्त साइकोमेट्रिक टेस्ट भी नहीं किया और बाद में इसी कारण केस को दबा दिया गया। यहाँ नोगामी और ताकाकुरा फैसला करते हैं कि वो दोनों वापस से इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे ताकि ये सब कुछ ऑफ द रिकॉर्ड्स होगा। इसके लिए वो वापस से होंडा फैमिली के आखिरी सर्वाइविंग मेंबर उनकी बेटी साकी को ढूंढने का फैसला करते हैं, जिसने आखिरी बार अपनी फैमिली को देखा था। तो बस क्या था, ताकाकुरा और नोगामी वापस से होंडा फैमिली के घर को इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें साकी मौजूद मिलती है। ये लोग उसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साकी साफ साफ मना कर देती है। ऐसे में ताकाकुरा साकी को अपना डिटेल्स दे देता है, सेइंग कि वो चाहे तो कभी भी उसे कांटेक्ट कर सकती है। दूसरी तरफ हम यासुको को देखते हैं जो घर के बाहर गार्डनिंग कर रही होती है, जब उसका पेट डॉग मैक्स निशिनो पर हमला कर देता है। यासुको उसे संभालती है और निशिनो से माफी भी मांगती है। यहाँ निशिनो भी कल के व्यवहार के लिए यासुको से माफी मांगता है और उसे अपनी बेटी मियो से मिलवाता है, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी। निशिनो बताता है कि वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ यहाँ रहता है, लेकिन जब यासुको वाइफ से मिलने की बात करती है तो निशिनो एकदम से नाराज हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। अब उस इवनिंग जब ताकाकुरा वापस घर आता है तो निशिनो उसे यासुको को लेकर कन्फ्रंट करता है, सेइंग कि उसकी बीवी दूसरों के मामले में इंटरफेयर करती है, जो उसके लिए अच्छा नहीं है। ताकाकुरा को निशिनो की बातें अजीब लगती है और वो उससे माफी मांगकर वहां से चला जाता है। नाउ यूनिवर्सिटी में साकी ताकाकुरा से मिलने आती है और कहती है कि उसे 6 साल पहले के हादसों के बारे में कुछ बातें याद आने लगी है, लेकिन वो पुलिस के मामले में फिर से पढ़ना नहीं चाहती। इस पर ताकाकुरा साकी को आश्वासन देता है कि वो सिर्फ हॉबी के तहत उसका केस इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, यहाँ पुलिस का कोई एंगल नहीं है। ये सुनकर साकी बताती है कि गायब होने के कुछ दिन पहले उसके माता पिता और भाई कुछ अजीब व्यवहार कर रहे थे। वो कहती है कि उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा था, इसीलिए अक्सर कर्जदारों के फोन आते रहते थे, लेकिन घटना से कुछ दिन पहले उसने अपनी माँ को एक आदमी से फोन पर बात करते देखा था। यह आदमी कुछ अलग था क्योंकि उसकी माँ उससे मुस्कुराकर बात कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो उस आदमी के कंट्रोल में है। यही नहीं, साकी का कहना था कि उसके पिता और भाई भी कहीं ना कहीं इस आदमी को जानते थे और उसे लगता है कि इस आदमी का उनके डिसअपीयरेंस में हाथ है। साकी आगे बताती है कि उसे एक आदमी पे शक भी था जो उसे उसके पड़ोसी वाले घर से झांका करता था, मतलब ताक झांक। पड़ोस के घर में एक ऊंचे पॉइंट पर एक गार्डन था जहां से यह आदमी साकी के कमरे में झांकता था। यहाँ ताकाकुरा और नोगामी साकी को बताते हैं कि होंडा के पड़ोस में किसी नजुको फैमिली का घर हुआ करता था और उनको शक है कि इसी नजुको फैमिली में से कोई होंडा फैमिली के गायब होने में शामिल है। पैरेलली हम यासुको को देखते हैं जो निशिनो और मियो के लिए खाना लेकर जाती है। निशिनो इस बार यासुको को घर में इनवाइट करता है, सेइंग कि वो उसे अपनी बीवी से मिलवाना चाहता है। जब यासुको घर के अंदर जाती है तो निशिनो मियो से भी यही बात कहता है कि यासुको तुम्हारी मॉम से मिलने आई है, लेकिन मियो इस बात से काफी घबरा जाती है और घर के अंदर कहीं छिप जाती है। अब तक यासुको काफी अनकंफर्टेबल हो चुकी थी और वो बहाना बनाकर वापस चली जाती है, लेकिन जाने से पहले निशिनो यासुको से कहता है कि असल में उसकी बीवी बहुत बीमार है, वो एक तरह से डिप्रेशन में है, जिसके कारण मियो इतना अजीब व्यवहार करती है। वो यासुको से रिक्वेस्ट करता है कि अगली बार वो उसकी बीवी से जरूर मिले। इसके बाद यासुको यहाँ से चली जाती है। अब उस शाम जब ताकाकुरा वापस घर लौटता है तो वो अपने घर में निशिनो और मियो को पाता है। यासुको बताती है कि उसने इन दोनों को इनवाइट किया है और वो मियो को खाना बनाना सिखा रही है। ये सभी लोग साथ में खाना खाते हैं, जहाँ ताकाकुरा के पीछे में निशिनो कुछ अजीब बातें करता है, लाइक कि ताकाकुरा काफी हैंडसम है और कई लड़कियां उसे पसंद करती होंगी। ताकाकुरा निशिनो से उसके काम के बारे में पूछता है और निशिनो कहता है कि वो अपनी बेटी और बीवी के सामने अपनी काम की बातें नहीं करता। यहाँ एक बार फिर ताकाकुरा को निशिनो का व्यवहार अजीब लगता है और यासुको को वार्न करता है कि उसे यह आदमी थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यासुको कहीं ना कहीं निशिनो को भला आदमी मानने लगी थी और वो ताकाकुरा की बातों को सिरे से खारिज कर देती है। अगले दिन हम नोगामी को देखते हैं जो एक बार फिर होंडा फैमिली के घर की जांच पड़ताल करने आता है। इस बार वो घर के अंदर दाखिल होता है और उसे एक अलमारी में प्लास्टिक बैग्स मिलते हैं जिसमें कुछ 5 लोगों की लाश छिपाई गई थी। ये खबर तुरंत पुलिस को दी जाती है और फोरेंसिक जांच
से पता चलता है कि ये 5 लोग में से 3 होंडा फैमिली के थे जो साकी के माँ बाप और उसके भाई थे, जबकि बाकी दोनों साकी के पड़ोस की फैमिली नजुको की थी। यहाँ नोगामी रिपोर्ट्स पढ़ता है और ताकाकुरा को बताता है कि उसने पता किया है कि नजुको होंडा फैमिली के गायब होने के काफी पहले ही ऑफिस आना छोड़ दिए थे। इसका मतलब है कि नजुको फैमिली होंडा फैमिली के गायब होने से पहले ही गायब थी एंड कोई और नजुको की आइडेंटिटी चुरा कर उस घर में रह रहा था। हो न हो वही आदमी होंडा फैमिली और नजुको फैमिली दोनों का किलर है। दूसरी तरफ यासुको को पार्क में फिर निशिनो मिलता है जो उसके करीब आने की कोशिश करता है और उसे पूछता है कि उसके और ताकाकुरा के बीच यासुको को कौन ज्यादा पसंद है। ऑब्वियसली यासुको इस बात से काफी परेशान हो जाती है और कोई जवाब नहीं देती। उस शाम जब ताकाकुरा यूनिवर्सिटी से वापस आ रहा होता है तब उसे घर के बाहर मियो दिखती है जो बहुत डरी हुई हालत में लग रही थी। मियो ताकाकुरा को बताती है कि निशिनो उसका बाप नहीं है बल्कि कोई अनजान आदमी है जिसे वो नहीं जानती। तभी यहाँ निशिनो आ जाता है और मियो वापस घर के अंदर चली जाती है। ना घर पे ताकाकुरा को यासुको परेशान दिखती है लेकिन पूछने पे वो कोई जवाब नहीं देती। वो एक पॉइंट पे किसी को छुपकर कॉल भी करती है और जब ताकाकुरा उससे इस बारे में पूछता है तो वो काफी गुस्सा हो जाती है। इस सब के बीच ताकाकुरा का शक निशिनो पे बढ़ने लगता है। वो अगले दिन अपने दूसरे पड़ोसी मिसेस नोहारा से मिलने जाता है और उनसे पूछता है कि वो निशिनो के बारे में क्या जानती है, लेकिन नोहारा कुछ ज्यादा बता नहीं पाती एक्सेप्ट ये कि निशिनो बहुत अजीब आदमी है और नॉर्मल होने का सिर्फ नाटक करता है। हम देखते हैं कि अगले दिन ताकाकुरा मॉर्निंग वॉक पे होता है जो वो एक बहुत अजीब बात नोटिस करता है। वो देखता है कि निशिनो का घर ऐसे पॉइंट पे है जहां वो आसानी से ताकाकुरा के घर पे नजर रख सकता है, ठीक वैसे ही जैसे साकी ने बताया था कि उसका पड़ोसी उस पे नजर रख रहा था। वो इस बारे में अपने दोस्त नोगामी के साथ बात करता है और उसे निशिनो के बारे में पता लगाने कहता है। जब नोगामी निशिनो का बैकग्राउंड चेक करता है तो उसे मालूम होता है कि असल में निशिनो कोई और ही बंदा है और ताकाकुरा का पड़ोसी वो आदमी उसकी आइडेंटिटी चुरा कर रह रहा है। इस बारे में और जानने के लिए नोगामी निशिनो के घर आता है और निशिनो उसे अंदर इन्वाइट करता है। घर के अंदर निशिनो नोगामी को इंतजार करने कहकर कहीं गायब हो जाता है। जब वो काफी देर तक बाहर नहीं आता तो नोगामी खुद अंदर जाता है। उसे घर के अंदर कुछ अजीब लंबे रास्ते मिलते हैं जो किसी तहखाने की तरफ जा रहे थे। बाहर हम ताकाकुरा को देखते हैं जो अचानक देखता है कि मिसेस नोहारा के घर पर आग लग गई है। वो मदद बुलाने की कोशिश करता है लेकिन उन्हें बचा नहीं पाता। इस पॉइंट पे ताकाकुरा नोटिस करता है कि इतने बड़े हादसे के बीच निशिनो अपने घर में आराम से बैठा टीवी देख रहा था। खैर अगले दिन फायर एक्सीडेंट के सिलसिले में पुलिस ताकाकुरा से बात करने आती है और उसे बताती है कि आग लगने से सिर्फ मिसेस नोहारा ही नहीं बल्कि डिटेक्टिव नोगामी भी मारा गया है। पुलिस को नहीं मालूम कि वो उस वक्त मिसेस नोहारा के घर में क्या कर रहा था। अब नोगामी के मौत की खबर सुनकर ताकाकुरा का शक तुरंत निशिनो पे जाता है लेकिन डिटेक्टिव उसकी बात नहीं सुनता। गुस्से में ताकाकुरा साकी से मिलने जाता है और उसे निशिनो की तस्वीर दिखाता है। वो साकी पे जोर डालता है और उससे पूछता है कि क्या निशिनो वही आदमी है जो 6 साल पहले उस पर नजर रख रहा था, लेकिन साकी यहाँ कुछ भी नहीं बता पाती और वहां से चली जाती है। उधर हम देखते हैं कि यासुको और निशिनो बात कर रहे होते हैं। यहाँ यासुको कुछ परेशान लग रही होती है और निशिनो उसे अपने घर आने के लिए इनवाइट करता है। ऐसा लगता है कि निशिनो उस पर किसी बात के लिए दबाव डाल रहा था। वो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी करता है लेकिन यासुको वहां से किसी तरह निकल जाती है। घर वापस पहुंचकर हम यासुको को और भी बुरी हालत में देखते हैं जहां वो बदहवास स्थिति में लग रही थी। खैर नेक्स्ट सीन में हम निशिनो के घर के अंदर का माहौल पहली बार ठीक से देखते हैं। हम देखते हैं कि उस अंधेरे तहखाने में कुछ लाशें पड़ी हैं जिन्हें मियो प्लास्टिक बैग्स में बांध रही है। एक कोने में हम एक औरत को देखते हैं जो काफी नशे में थी। ये औरत और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ थी। इस पॉइंट पे यहाँ निशिनो आ जाता है और मियो से पूछती है कि क्या उसने उसके पिता और भाई को मार डाला है, लेकिन निशिनो बात बदल देता है। मियो यहाँ निशिनो को अपनी माँ को कोई इंजेक्शन देने कहती है सेइंग कि उनकी हालत बहुत खराब है, लेकिन निशिनो साफ मना कर देता है। निशिनो के जाने के बाद मियो खुद ड्रॉर से एक इंजेक्शन निकालती है और अपनी माँ को दे देती है। मियो की माँ यहाँ कुछ पल के लिए होश में आती है और मियो से पूछती है कि उसके पिता कहाँ हैं, लेकिन मियो कुछ कह नहीं पाती। ना जब निशिनो वापस बेसमेंट में पहुंचता है तो मियो की माँ उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन नशे की हालत में खुद को वो संभाल नहीं पाती। ऐसे में निशिनो उसे मार डालता है। ना उनकी लाश को ठिकाने लगाने का काम वो मियो को देता है, लेकिन मियो कहती है कि वो अकेले ये नहीं कर पाएगी। उसकी मदद करने के लिए निशिनो यासुको को बुलाता है। हम यहाँ पहली बार नोटिस करते हैं कि यासुको के हाथों पर इंजेक्शन के कई निशान हैं, मीनिंग कि निशिनो उसे भी ऐसे ही कंट्रोल कर रहा है। जब यासुको बेसमेंट के अंदर आती है तो वो मियो की माँ की लाश देखकर शॉक्ड रह जाती है। यहाँ निशिनो और मियो बहुत अजीब व्यवहार करते हैं और कहते हैं कि ये सब उसी की वजह से हुआ है और उसे अब इस लाश को ठिकाने लगाने में उनकी मदद करनी होगी। सरप्राइजिंगली यासुको प्रोटेस्ट नहीं कर पाती और इस बात के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ हम ताकाकुरा को देखते हैं जिसे घर में यासुको नहीं मिलती। वो बहुत परेशान हो जाता है और इधर उधर उसे ढूंढने लगता है। तभी मियो उसके घर आती है और उसे डरा हुआ देख ताकाकुरा सब समझ जाता है। वो उसे पुलिस को फोन लगाने कहता है, लेकिन तब तक निशिनो उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुंच चुका था। ताकाकुरा निशिनो को कन्फ्रंट करता है और उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। सरप्राइजिंगली यहाँ यासुको आती है जो ताकाकुरा से कहने लगती है कि निशिनो की कोई गलती नहीं है। अब तक पुलिस भी यहाँ आ चुकी थी, लेकिन वो
लोग ताकाकुरा को ही अरेस्ट करके ले जाते हैं। ना पुलिस स्टेशन में ताकाकुरा सारा माजरा उसी डिटेक्टिव को बताता है जिसने हाल ही में नोगामी के मौत की खबर उसे दी थी। डिटेक्टिव बताता है कि असल में नोगामी के ऊपर बहुत कर्ज था, इसलिए वो उस दिन ताकाकुरा से मिलने गया था और गुस्से में आकर उसने नोहारा के घर में घुसकर आग लगा दिया। लेकिन ताकाकुरा इस बात पर यकीन नहीं करता और पुलिस को नोगामी का कंप्यूटर चेक करने बोलता है। डिटेक्टिव को वाकई में नोगामी के कंप्यूटर में निशिनो के बारे में रिपोर्ट मिलती है और वो ताकाकुरा के साथ तुरंत निशिनो को अरेस्ट करने निकल जाते हैं। निशिनो के घर पे पहुंचकर डिटेक्टिव उसके तहखाने में पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन निशिनो उससे पहले ही उसे मार डालता है। अब तक ताकाकुरा भी यहाँ पहुंच चुका था, निशिनो उस पर भी गन तान देता है। यासुको तो निशिनो के द्वारा दिए गए इंजेक्शन के नशे में थी और ताकाकुरा के लाख समझाने पर भी उसकी बात नहीं समझ पाती। इंस्टेड वो ताकाकुरा को भी वो इंजेक्शन लगा देती है। तो नेक्स्ट सीन में हम ताकाकुरा, यासुको, मियो और निशिनो सभी को एक साथ देखते हैं, जहां निशिनो तय करता है कि वो लोग किसी नए घर में जाएंगे और एज ए फैमिली रहेंगे। यहाँ क्लियरली ताकाकुरा और यासुको दोनों ड्रग्ड हालत में थे। अगले दिन निशिनो सभी को एक नए शहर में ले जाता है और बताता है कि वो लोग धीरे धीरे यहाँ पड़ोसियों से जान पहचान बनाएंगे और उन्हें भी अपने परिवार में शामिल कर लेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले निशिनो यासुको के पेट डॉग की तरफ देखता है और फैसला करता है कि वो उसे मार डालेगा। वो अपनी गन निकालता है और ताकाकुरा को दे देता है और वो ताकाकुरा से मैक्स को शूट करने कहता है और ताकाकुरा ड्रग्ड हालत में गन उठाता भी है, लेकिन वो निशिनो को ही मार गिराता है। अब यहाँ रिवील होता है कि यासुको, मियो और ताकाकुरा ने मिलकर ये प्लान बनाया था ताकि वो सेक्लूडेड जगह पहुंचकर निशिनो को मार डाले और अपना बदला पूरा करे। यानी इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जब ताकाकुरा को इंजेक्शन लगा था तो मे बी वो ड्रग हुआ ही नहीं था, तभी वो अपने होश को संभाले हुए था, या फिर ड्रग का असर खत्म हो गया होगा, आइदर ऑफ द टू। एंड में हम इन सभी को फाइनली रिलीफ देखते हैं, जहां अब मियो मैक्स के साथ खेलने चली जाती है। वहीं यासुको इस ट्रॉमा से बहुत रोने लगती है और ताकाकुरा उसे संभालता है, इंडिकेटिंग कि अब वो भी धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम सोनोदा नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो इलेक्ट्रोड कैप डाल के ओशन की तरफ देख रहा था। बेसिकली ये वो मशीन है जिससे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड की जाती है और इसे आपने ईसीजी करवाते वक्त मरीजों को पहने हुए देखा होगा। खैर, अब कोई लेडी बाहर से सोनोदा के विजन को एक स्क्रीन पे देख रही थी और तो और हम समझ पाते हैं कि सोनोदा किसी रिसर्च का टेस्ट सब्जेक्ट था और ये रिसर्च वही लेडी करवा रही थी जिसका नाम इडे था। इडे अब मशीन्स की रीडिंग देखकर घबरा जाती है क्योंकि सोनोदा की ब्रेन की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम हो रही थी और इडे अब खुद भी इलेक्ट्रोड कैप और वीआर हेडसेट पहन के सोनोदा के रेल में जा घुसती है। वहीं दूसरी तरफ हम सोनोदा के सामने बेड़ियों से जकड़ी एक औरत को देखते हैं जिसे देख सोनोदा काफी डर जाता है और अब सोनोदा के रेल में इडे और वो दोनों ही इस क्रीपी लेडी के चंगुल में फंस जाते हैं, जहां ये लेडी सोनोदा और इडे दोनों को ओशन में डुबो के खत्म कर देती है। अब ओशन में हम एक टेंपल की गेट भी लगी हुई देखते हैं जिसे जापानीज में टोरी कहा जाता है और आप इस टोरी को ध्यान में रखना क्योंकि ये आगे काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। खैर, तो अब जैसे ही वर्चुअल रियलिटी में इडे और सोनोदा खत्म होते हैं तो रियल लाइफ में भी उनकी बॉडी खत्म हो जाती है और ओपनिंग सीन में हम इडे को अपने सीट पे बिल्कुल भीगा हुआ पाते हैं जिसके सर से खून टपक रहा था, इंडिकेटिंग कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। खैर, कहानी एक लड़के टोमोहिको पे फोकस करती है जिसे मैं आगे वीडियो में टोमो कहूंगा और यहाँ टोमो किसी वीआर में था जहाँ इडे उसका स्वागत करती है। मतलब इडे रियल में तो नहीं थी, बस प्रोग्रामिंग में एज ए होस्ट टोमो को वेलकम कर रही थी। इडे टोमो को बताती है कि उसे यहाँ न्यू वर्ल्ड कंपनी की तरफ से बुलाया गया है जहां वो इनका मेन साइंटिस्ट है और इनके ग्रुप ने पूरे आइलैंड को स्कैन करके इसकी रेप्लिका बनाई है। इनके टीम में 4 और लोग थे जिनका नाम था यामामोटो, किताजिमा, मियो एंड म्यूरी। इतना सब कहने के बाद इडे टोमो के कान में विस्पर करती है कि एक बार आप आइलैंड में सेटल हो जाएंगे तो मैं आपको कुछ बहुत जरूरी बताऊंगी। लेकिन तभी रिन नाम का व्यक्ति आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसका वीआर सेट खोल लेती है और टोमो आगे कहानी नहीं देख पाता। मतलब टोमो यहाँ इस टीम को ज्वाइन करने फेरी से इस आइलैंड में आ रहा है और कुछ समय बाद वो आइलैंड में पहुंच भी जाता है। यहाँ यामामोटो टोमो को पिक करने आया था और हम उनकी बातों से समझ पाते हैं कि टोमो बिल्कुल इंट्रोवर्ट सा लड़का था जो शायद ज्यादा बातें नहीं करता और उसने ये रिसर्च में पार्ट इसलिए लिया क्योंकि उसे वीआर में अपने लिए एक ऐसी दुनिया चाहिए थी जहां उसे कोई भी परेशान ना करे। इनके जर्नी के दौरान हम शहर में लगे एक और टोरी को देख पाते हैं जो यहाँ की शमन या प्रीस्टेस का घर था नेम्ड टोकी। तभी इनकी गाड़ी फैसिलिटी में पहुंचती है और हम इन रिसर्चर के सर्वेंट को देखते हैं जिनका नाम शीगे था। शीगे काफी बूढ़े आदमी थे और वो इस टीम का सारा काम कर दिया करते थे, लाइक कुकिंग करना, क्लीनिंग करना वगैरह वगैरह। खैर, अंदर जाकर टोमो किसी को हाय हेलो बोले बिना ही काम पे लग जाता है जिससे सारे लोग उसे अजीब सा लुक देते हैं। इसके बाद सारे टीम मेंबर्स मिलकर टोमो के ही बनाए हुए वर्चुअल रियलिटी में जाते हैं जिससे सब काफी इंप्रेस हो जाते हैं और वो अपने रिसर्च की पूरी प्रक्रिया इन्हें एक्सप्लेन करने लगता है। सारे लोग उसके काम से बड़े खुश थे, लेकिन तभी एकदम से सीन चेंज होता है जहां वीआर की दुनिया में झट से अंधेरा हो जाता है और टोमो उसमें अकेला
मिला था और उसके रिस्ट पे 004 मार्क आ गया था। अब तोमो के सामने एक शेड जैसा कुछ तो आता है जहां उसे एक आदमी दिखता है जिसे वही जंजीरों वाली औरत सेड्यूस कर रही थी और वो औरत तोमो को भी हॉन्ट करने लगती है। तभी मियो तोमो का वीआर हेडसेट निकाल लेती है जिससे वो बच जाता है। मतलब ये जो कोई भी औरत थी वो वीआर की दुनिया में लोगों को हॉन्ट कर रही थी और अगर वहां लोगों को हर्ट किया जाए तो रियल वर्ल्ड में भी लोगों की मौत हो जाती थी। अब अपने होश में आकर तोमो यामाकोतो से पूछता है कि मिस इडे कहाँ है। इस पे सब उसे बताते हैं कि इडे की तो मृत्यु हो गई थी और ये सीन हम व्यूअर्स ने देख रखा था। ये सुन तोमो परेशान हो जाता है क्योंकि उसे तो मालूम ही नहीं था कि इडे अब इस दुनिया में नहीं है। खैर अब सीन शिफ्ट होकर रिन पे फोकस करती है जो अपने घर से खाने की थाली लेकर कहीं जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ लड़कियां उसे बुली करने लगती हैं। लेकिन रिन भी सबको मुंह तोड़ जवाब देकर अपने रास्ते बढ़ जाती है और हम देखते हैं कि वो शीगे के घर आई थी जहां वो हमेशा उनके लिए खाना रखा करती थी। मतलब उसका और शीगे का एक अच्छा रिलेशन था जहां वो शीगे की मदद किया करती थी। वहीं हम शीगे को टाउन में देखते हैं जो एक बड़े से स्टोन की पूजा कर रहे थे विच वाज कॉल्ड डीमन ब्लॉकिंग स्टोन। और इस स्टोन पे वो कुछ ऑफरिंग वगैरह चढ़ा रहे थे, लेकिन कुछ बदमाश बच्चे शीगे को बुली करते हैं और उसके साथ बदसलूकी करते हैं। ओल्ड शीगे बच्चों को कुछ भी नहीं कह पाता। इनफैक्ट वो वापस लौटता है और रात को घर वापस आकर रिन का दिया हुआ खाना खाता है। खैर अब अगले दिन टोमो म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस जाता है अपना न्यू रेसिडेंट फॉर्म लेने, लेकिन वहां का स्टाफ उसे गलती से मिस्टर सोनोडा का सामान पकड़ाने लगता है। सोनोडा आपको याद ही होगा, वही आदमी जो मिस इडे के साथ समाप्त हुआ था। तो हाँ, उसी का सामान पकड़ाने लग गया था। लेकिन सुन सोनोडा की बेटी तमाको ऑफिस आकर अपने फादर का रिमेनिंग सामान कलेक्ट कर लेती है। अब वही ऑफिस में तोमो को पता चलता है कि मार्च के महीने में इडे की मौत हुई थी और उसे याद आता है कि जो वीआर रिकॉर्डिंग वो देख रहा था उसमें डेट थी 14 मार्च। खैर अब तोमो और तमाको एक ही बस में बैठकर घर जा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें अपने स्टॉप से पहले ही उतरना पड़ता है क्योंकि बस आधे रास्ते ही खराब हो जाती है। अब तमाको तोमो से रास्ता पूछना चाहती थी, लेकिन तोमो उससे कोई बात किए बिना ही वहां से चला जाता है। दोनों अपना रास्ता भूल चुके थे और चलते चलते प्रीस्टेस टोकी के घर के सामने वापस मिलते हैं जहां अचानक से शीगे दौड़ते हुए आ जाता है, लेकिन वो तोमो को वहां देख अपनी आंखें नीचे कर लेता है। तभी दोनों अंदर तोकी के घर चले जाते हैं जो उन्हें अपने पास बिठाकर कुछ चैंटिंग्स वगैरह करती है और एक एक कर उनका हाथ पकड़कर कुछ प्रेडिक्शंस करने लगती है। जैसे पहले वो तमाको का हाथ पकड़ के बताती है कि उसके फादर पानी में डूब के खत्म हुए थे और तभी तमाको को हेलुसिनेशन होने लगता है कि उसके पिता के एशेस की बॉक्स से पानी निकल रहा था, लेकिन ये बस तमाको को ही दिख रहा था। खैर अब तोकी तमाको का हाथ पकड़ के प्रेडिक्ट करती है कि जो भी उसे फॉलो करेगा वो उसी के समान मरेगा। अब इस बात का कोई सेंस तो नहीं बन रहा था, लेकिन हम तोमो के पीछे सोनोडा और इडे दोनों की आत्मा को खड़ा देखते हैं और तभी तमाको भी डिजी फील करती है जिससे तोमो उसे छोड़ने जाता है। तमाको तोमो को अपने फादर के बारे में बताती है जहां तमाको के चाइल्डहुड में ही उसके फादर ने उसे और उसकी माँ को छोड़ दिया था और तब से इनका कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन क्योंकि वो सोनोदा की डॉटर है तो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका आखिरी राइट्स करने यहाँ इस आइलैंड में आई है। बातों बातों में दोनों की दोस्ती हो जाती है और तोमो तमाको का सामान रखवाने घर आता है। तभी तोमो को रियलाइज होता है कि सोनोडा के घर से बीच का वही दृश्य दिखता है जो उसने वीआर वर्ल्ड में देखा था और वो तमाको से पूछता है कि क्या तुम्हारे फादर यहाँ किसी औरत के साथ रहते थे, क्योंकि तोमो ने तो वीआर में एक औरत को भी देखा था ना। और ये बात सुनकर तमाको उदास हो जाती है। खैर अब रिसर्च लैब में लौटकर तोमो ये बात पता करने की कोशिश करता है कि मिस ईडे और सोनोडा में क्या रिलेशनशिप थी, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। ऐसे में तोमो दोनों की ब्रेन फ्रीक्वेंसीज को मॉनिटर पे विजुअलाइज करके ये पता लगाता है कि दोनों ही मृत्यु के वक्त एक ही जगह पे थे, यानी सोनोडा के घर के सामने वाले बीच में, और इनको स्क्रीन में अचानक एक रेड ड्रेस पहनी औरत भी दिखती है जिससे सब डर जाते हैं, ऑल्दो उस औरत का चेहरा क्लियर नहीं था। तोमो ये सब देख उसके टीम को एक्सप्लेन करता है कि इडे इन सब से कुछ सीक्रेट छिपा रही थी और इनका जो टेस्ट सब्जेक्ट था सोनोडा, उसकी मौत अननेचुरल थी। अब सारे इस पे पूछते हैं कि सोनोडा और इडे एक साथ कैसे खत्म हो सकते हैं। आई मीन दोनों तो अलग अलग जगह पे मिले थे ना। जिसपे तोमो इनको ब्रेन सिंक्रोनिसिटी की थियरी समझाने लगता है। अब ब्रेन सिंक्रोनिसिटी उस फिनोमेनन को कहते हैं जहां दो इंडिविजुअल अपने बॉडीली सेंसेस के बियॉन्ड जाकर चीजें शेयर करते हैं। जब दो लोग आपस में सिंक हो जाते हैं तब वो फियर, जॉय, एंगर सभी तरह के इमोशंस को शेयर करते हैं। अब ऑलरेडी इडे सोनोडा की ब्रेन की इमेजिंग कर रही थी और एंड मोमेंट में वो खुद के साथ भी यही करी थी टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद सोनोडा। इसीलिए दोनों की ब्रेन डेटा सिंक हो गई और जिस डर से या जिस अजीब तरीके से सोनोडा खत्म हुए, इडे भी सेम तरीके से खत्म हो गई। अब एक अजीब बात यह थी कि इडे की आत्मा को शीगे भी सेंस कर सकता था। खैर अब सवाल यह था कि वीआर के अंदर वो औरत कौन है, और ये जानने के लिए सारे टीम मेंबर्स अपने भी ब्रेन के स्कैन्स देते हैं जिससे कुछ पता चल सके। इन सभी की मेमोरीज वगैरह मिलाकर भी इस औरत के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। वहीं दूसरी तरफ तमाकी, मतलब वही तमाको है जिसको मैं तमाकी बोल रहा हूँ क्योंकि सबटाइटल्स में तमाको लिखा था और फिल्म के अंदर तमाकी बोला गया है। तो हाँ, अगर मैं तमाको बोलूं या फिर तमाकी, आप समझ जाना मैं उसी की बात कर रहा हूँ। एनीवेज, तमाकी को अपने फादर के सामान में बैंक के पासबुक्स मिलते हैं जिसमें हर
महीने उन्हें एक कंपनी से एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलता रहता था और वो ये बात तोमो को बताती है। तभी तोमो को क्लिक होता है कि इडे और सोनोडा एक ही तरीके से मरे हैं जिसका प्रेडिक्शन तोकी ने पहले ही करा था। तो वो अब अपनी ईसीजी मशीन लेकर सीधा तोकी के पास जाता है और उसके ब्रेन की इमेजिंग करने की सोचता है। अब तोकी भी तमाकी के हाथ पकड़ कुछ चांटिंग वगैरह करती है जिससे तोकी के सामने रखी व्हाइट कंटेनर में से पानी निकलने लगता है और तमाकी अपने पीछे अपने फादर के स्पिरिट को महसूस करती है। तभी तोकी के ब्रेन की इमेजिंग भी होने लगती है और तमाकी तोकी का हाथ वापस पकड़ लेती है, लेकिन सून शी रियलाइजेस कि उसने किसी भूतिया हाथ को पकड़ रखा था जिससे वो बहुत डर जाती है। ऐसे में एक्सपेरिमेंट यहीं पे रोकना पड़ता है। खैर बहुत हद तक इनको रीडिंग्स मिल गई थी तो वो तोकी के ब्रेन डेटा को लेकर एक वीआर वर्ल्ड बना रहे थे जहां शायद इस औरत का कुछ पता चल जाए, लेकिन तमाकी को यह जानना था कि उसके फादर की मृत्यु हुई कैसे, जिसके लिए वो इस टीम का साथ दे रही थी। अब ये डेटा को अपलोड होने छोड़ देते हैं और अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। वहीं हम शिगे को देखते हैं जो अपने घर में बैठकर ओकिनावान सांशिन बजा रहा था, जो एक ट्रेडिशनल जापानीज म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट था मेड विद स्नेक स्किन। शिगे यहाँ एक गाना भी गा रहा था जो किसी लेडी के बारे में था और ये गाना इन जनरल काफी उदास सा गाना था। हर रात को कीताजिमा ड्रिंक करके रिसर्च रूम में घुस जाता है जहां हम देखते हैं कि तोकी की ब्रेन डेटा सिंक हो गई थी और जैसे ही कीताजिमा वीआर हेडसेट पहनता है रिसर्च लैब में एकदम से वही एंटिटी आ जाती है जहां लैब का फ्लोर पानी जैसा बन जाता है। खैर अगले दिन सारे लोग रिसर्च लैब में आते हैं तो इन्हें फ्लोर पे पूरा पानी दिखता है। ऐसे में सभी सीसीटीवी चेक करते हैं कि आखिर पिछली रात हुआ क्या। फिर अचानक से उनके स्क्रीन पे वही बीच वाली वीडियो चलने लगती है जहां वो एंटिटी थी, लेकिन वो एंटिटी वीआर से गायब थी और अगले ही क्षण हम देखते हैं कि कीताजिमा के सामने वो लड़की आ गई थी और सब उस स्टोरी को भी देख पाते हैं जो ओशन के बीच गरा हुआ था। कीताजिमा उस स्टोरी की तरफ जाने लगता है और उसे वही एंटिटी पानी में डुबोने लगती है। इनफैक्ट तमाकी को भी यहाँ एक लंबा सा हेयर स्ट्रैंड मिल जाता है जिससे लोग समझ जाते हैं कि पिछली रात ये एंटिटी वीआर के रिल्म से निकलकर इनके रिल्म में आ गई है। अब रिसर्च रूम को साफ करने की जिम्मेदारी शिगे की होती है और बाकी सब भी इस बात से परेशान थे कि अब आगे किसका नंबर लगने वाला है। खैर अब उसी रात म्युनिसिपैलिटी ऑफिस के 3 मेंबर्स रात को जंगल के रास्ते अपने घर जा रहे होते हैं कि तभी वो एंटिटी इन पे हमला कर देती है। अब उस ग्रुप में जो लेडी थी वो तो इस एंटिटी को देख के ही भाग खड़ी होती है, लेकिन एक जो ऑफिसर था उसे ये एंटिटी पैर पकड़ के खींच लेती है और बुरी तरीके से समाप्त कर देती है। इस आदमी का एक साथी उस एंटिटी को देखता है और डर के मारे घर भागता है। मतलब यहाँ कीताजिमा और फिर ये ऑफिशियल उसी एंटिटी के हाथों खत्म हो चुके थे। अगले सीन में हमें तमाकी को दिखाया जाता है जो रिन से कुछ बातें करना चाहती थी, लेकिन रिन उससे कोई बात नहीं करती। अब रिन रोज की तरह शिगे के लिए टिफिन लेके आई थी, लेकिन वो शिगे को जंगल के रास्ते कहीं जाते हुए देखती है और रिन भी उसका पीछा करती है। रिन अब बीच के किनारे आ गई थी जहां उसे शिगे वही एरिसा गाना गाते हुए दिखता है और उसके सामने वही श्राइन की गेट या टोरी थी। रिन देखती है कि इस गाने से सारे कौवे आइलैंड के ऊपर मंडराने लग गए थे और रिन इससे डर के घर भाग जाती है। खैर अब शिगे रात को ऑफिशियल के फ्यूनरल में जाता है, लेकिन एक आदमी उसे भगा देना चाहता था एज वो नौकर था। इस सीन से हम समझ पाते हैं कि शिगे को गांव के अपर क्लास के लोग पसंद नहीं करते थे, इनफैक्ट उसे ठीक ढंग से बात तक नहीं करते थे। शिगे इस बर्ताव से परेशान हो जाता है और वो रिटेलिएट करता है सेइंग कि हमारे कास्ट को भी फ्यूनरल में आना अलाउड है। फ्यूनरल में शमन टोकी भी आई हुई थी जो शिगे के दुख को समझती है और उससे प्यार से पूछती है कि तुम जिस घर में नौकरी करते हो वहाँ के लोग किस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ घर पे हम मोइरी को नहाते हुए देखते हैं जहाँ बाथ टब में उसे वही औरत हॉन्ट करने लगती है और वो एंटिटी अपने डरावने हाथों से मोइरी को छूती है जिससे मोइरी का शरीर भी भयानक होने लगता है। ऐसे में मोइरी जोर जोर से चीखती है और अब घर के बाकी लोग उसे संभालते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो प्रीस्ट टोकी से मदद लेंगे क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वो कोई साधारण घटनाएं तो नहीं थी। तो इसके बाद कहानी आती है टोकी के घर पे जहां वो इस रेड कपड़े में पहनी औरत की बैक स्टोरी सभी को बताने लगती है। तो ये स्पिरिट इमाजो नाम की एक औरत की थी जो काफी सालों पहले इस आइलैंड पे रहती थी। इमाजो एक स्लेव या नौकर जैसी थी जो अपने मालिक के लिए काम किया करती थी। इमाजो का मालिक उसके साथ गलत किया करता था और उसे काइंड ऑफ अपने साथ एज ए कंसॉर्ट रखता था जिससे मालिक की पत्नी काफी नाराज रहती थी। अब मालकिन आए दिन अपने गुस्से के चलते इमाजो पे शारीरिक अत्याचार करती थी और एक बार तो हद ही हो गई जहां उसके मालकिन ने इमाजो को जंजीरों से बांधकर एक टोरी से लटका दिया। इनफैक्ट गांव वाले उसे पत्थर मारने लग गए। इससे इमाजो बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो वो हाई टाइड के कारण पानी के अंदर डूबकर खत्म हो गई। तो अब आप डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि एंटिटी हमेशा जंजीरों में क्यों रहती थी या वो सभी को पानी में डुबोकर ही क्यों खत्म कर रही थी। तो इमाजो के मृत्यु के बाद ही आइलैंड में स्ट्रेंज घटनाएं होने लग गई थी जहां मालिक की पूरी फैमिली, उसके स्लेव्स, मालकिन सारे लोग एक एक करके निपटने लगे और इमाजो ही ये सब कर रही थी। लेकिन इमाजो की आत्मा इतने से शांत नहीं हुई और वो आइलैंड के सभी लोगों को मारने लगी और इसी फेनोमेनन को सारे लोग इमाजो का कर्स कहने लगे। अब बाहर बैठकर शिगे भी ये सारी बातें सुन रहा था और टोकी का मानना था कि इमाजो ने ही तमाकी के फादर को भी खत्म करा है। टोकी इन्हें आगे बताती है कि यह आत्मा इमाजो बार बार इनके वीआर और इस दुनिया में भटक रही है और इनके टीममेट्स को खत्म कर रही
रही है। अब टोमो तोकी से पूछता है कि इमाजो के श्राप से हम आइलैंड को कैसे बचा सकते हैं। इस पे टोकी कहती है कि इमाजो इस दुनिया और अपने दुनिया में एक गेट के जरिए आया जाया करती है, तो अगर तुम चाहते हो कि वो कभी इस दुनिया में वापस ना आए तो तुम्हें उस गेट को आइडेंटिफाई कर उसे इस साइड से बंद करना पड़ेगा, जिससे वो हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाएगी। तो हाँ, समाधान मिल चुका था, जिसके बाद टोमो की पूरी टीम रिसर्च लैब जाती है और टोमो अब खुद वीआर के रियल में जाके उस आत्मा के गेट को ढूंढने वाला था। टोमो ये भी रीजनिंग देता है कि उसे विश्वास नहीं होता कि कोई आत्मा या सुपरनैचुरल चीज किसी टेक्नोलॉजी में घुस के इंटरफेयर कर सकती है, एंड दैट साउंड्स काइंड ऑफ लाइक ए बग जिसको वो खुद फिक्स करना चाहता है। अब इनका टीममेट यामामोटो भी उसका साथ देने जाता है और दोनों हेडसेट पहन ही रहे होते हैं कि तभी मुइडी को वापस से इमाजो की आत्मा दिखती है, जो उसे सभी के सामने रिसर्च लैब के फ्लोर में ऐसे डुबो देती है जैसे वहां कोई पॉन्ड हो। सो हाँ, अब टोमो के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और वो जल्दी जल्दी लॉग इन कर वीआर में पहुंच जाता है, लेकिन ट्विस्ट यहाँ ये था कि यामामोटो उसके साथ अंदर नहीं जा पाता। जी हाँ दोस्तों, तो अब टोमो अकेले ही खुद को उसी बीच में टोरी के सामने पाता है और अंदर ओशन में इमाजो मुइडी को डुबो रही थी, लेकिन एन मौके पे टोमो इमाजो को पानी के अंदर खींच लेता है, जिससे म्यूरी इमाजो के चंगल से छूट जाती है। लेकिन टोमो तो खुद वहीं फंस चुका था। अब जैसे ही इमाजो म्यूरी को छोड़ देती है तो वो रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है, लेकिन टोमो रियल वर्ल्ड में बेहोश सा होने लगता है। अब इस पॉइंट पे तमाकी कहती है कि टोमो वीआर की दुनिया में इमाजो को लॉक करने गया है, लेकिन हम भी इसी बीच में उसके गेटवे ढूंढ कर उसे खत्म कर देते हैं, जिससे इमाजो कभी भी इस दुनिया में नहीं आ पाएगी। मतलब ना गेट रहेगा ना ही इमाजो वापस आएगी। सो यस, म्यूरी अब सैटेलाइट की मदद से गेट को ढूंढने लगती है और उसे गेट मिल भी जाता है, जिसके बाद यामामोटो अपने सारे टूल्स वगैरह लेकर उसी आइलैंड के पार्ट की तरफ जाने लगता है जहां टोरी है। ये वही जगह है जहां हम शिगे को गाना गाते हुए सुने थे। वहीं दूसरी तरफ टोमो वीआर की दुनिया से अचानक कट ऑफ हो जाता है और रियल वर्ल्ड में उसकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है। तभी वहां रूम में टोरी गेट आ जाती है और सारी लड़कियां उसे देख डर जाती हैं। अब क्योंकि टोरी गेट आ गया था तो इमाजो भी इनके आसपास घूमने लगी थी और वो टोमो के बॉडी को वापस डुबोने ले जाती है। तभी रियल लाइफ में यामामोटो श्राइन के गेट को कट कर देता है, लेकिन तब तक इमाजो उसको भी समाप्त कर देती है। वहीं रिसर्च रूम में शिगे आता है और वो अपने टूल से सारे मशीनरी को तोड़ने लगता है, सेइंग कि इमाजो को आजाद करो। अब मशीनरी टूट जाने से टोमो वापस आ जाता है, लेकिन शिगे इन सभी को धन्यवाद देता है, सेइंग कि तुम लोगों ने जो भी किया उसके लिए थैंक यू। अब सारी लड़कियां यामामोटो को ढूंढने जाती है, लेकिन जाते जाते तमाकी तोमोहिको से कह जाती है कि क्या तुमने ऐसी दुनिया बनाने की सोची थी जहां सारे लोग खत्म हो रहे हों। खैर, अब टोमो को शिगे का ब्रेन डेटा मिलता है जहां हम शिगे के बचपन की कहानी जान पाते हैं। तो बात तब की है जब शिगे 9-10 साल का था और उसकी माँ अचानक से बिल्कुल बदल गई थी। उसकी माँ आइलैंड के मेल्स के साथ इंटीमेट हुआ करती थी और वो ये सारी हरकतें शिगे और अपने पति के सामने भी करा करती। आइलैंड के लोग कहने लगे कि शिगे की माँ को इमाजो ने पजेस करा है, जिससे वो पागल हो गई है। लेकिन आइलैंड की औरतें तो उससे काफी गुस्सा थी, इसलिए वो शिगे की माँ को मारा पीटा करती थी। इनफैक्ट इस बात के लिए शिगे को भी उसके क्लासमेट्स बुली किया करते थे। शिगे स्टिल अपनी माँ को बचाया करता था, लेकिन एक रोज उसकी माँ उसके साथ भी गलत करने लग गई थी, जिसके चलते शिगे ने उसे खत्म कर दिया। मतलब ऐसा दिखाया तो नहीं गया है कि एग्जैक्टली कैसे उसने ऐसा किया, लेकिन हम ये समझ पाते हैं कि ऐसा ही हुआ था। ऑल्दो इस पूरे घटना की वजह से शिगे की लाइफ खराब हो गई और आइलैंड के लोग उसे एज ए स्लेव ट्रीट करने लगे। खैर, प्रेजेंट टाइम में रिन शिगे के घर जाती है, जहां शिगे अपने सीक्रेट कमरे में बैठकर वही सॉन्ग गा रहा था और हम देखते हैं कि ये कमरा स्नेक के स्किन से भरा हुआ था, जहां रिन के बनाए हुए ओरिगामी स्वान्स भी लटक रहे थे। रिन के उस कमरे में आते ही शिगे बाहर से दरवाजा लगा देता है और उसे अंदर रहने को कहता है, क्योंकि उसके मुताबिक ये आइलैंड आज खत्म होने वाला है। अब ये कहानी तोकी भी तमाकी को सुना रही थी, जिसके बाद तमाकी सीधे शिगे के घर आती है, जहां उसे कमरे में रिन बंद मिलती है। अब अंदर जाते ही शी डिस्कवर्स कि शिगे के इस कमरे में भी एक टोरी है और शिगे इमाजो को इसलिए आजाद करना चाहता था क्योंकि कहीं ना कहीं वो इमाजो में अपनी माँ को देखता था। मतलब उसकी वही माँ जिसके ऊपर आइलैंड के लोगों ने अत्याचार किया था, और देखा जाए तो इमाजो के ऊपर भी आइलैंड के लोगों ने अत्याचार किया था। एनीवेज, तभी टोरी के पीछे वाली दीवार थोड़ी सी टूट जाती है और वहां ये दोनों शिगे की माँ की डेड बॉडी को देख पाते हैं। मतलब शिगे ने अपनी माँ को समाप्त कर दिया था, लेकिन उसे एज ए गॉड मानता था, तभी तो वो उनके समाधि के सामने एक टोरी लगाया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ शिगे भी आइलैंड में घूम घूम कर अपने माँ को इस आइलैंड में बुला रहा था, जहां वो बहुत सारे ओरिगामी स्वान्स उड़ाता है और खुद को समाप्त कर लेता है। एनीवेज, तो अब रिन तमाकी को भी उसी जगह ले जाती है जहां उसने शिगे को देखा था, और ऐसा ही श्राइन गेट था। तो अब तमाकी, रिन, म्यूरी, मियो सारे उसी टोरी के पास इकट्ठा होते हैं जहां से इमाजो इस दुनिया में आती थी, और ये लोग डिसाइड करते हैं कि इस गेट को ये हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो जैसे ही वो लोग इस गेट को जलाने वाले थे कि तभी इमाजो तमाकी पे झपटती है, लेकिन इससे पहले कि वो तमाकी को चोट पहुंचा सके, टोमो अपना वीआर हेडसेट पहन के उसी बीच में पहुंच जाता है और वो इमाजो को रोक लेता है, जिससे इमाजो वापस पानी में गिर जाती है और इन लोगों को मौका मिल जाता है उस गेट को जलाने का। इसका मतलब ये दोस्तों कि टोमो अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया, जहां उसने खुद ही इमाजो को पकड़कर उसे
पानी में डुबो दिया और इससे इमाजो वापस कभी नहीं आ पाएगी। तो हाँ, रियल लाइफ में टोरी के जलते ही इमाजो की आत्मा भी जलने लगती है और तमाकी वापस रिसर्च रूम में भागती है। हम देखते हैं कि तोमो दूसरे रेल्म के पानी में डूबने ही वाला था कि तमाकी उसे बाहर से आवाज लगाती है और तोमो को उस रेल्म से बाहर खींच लाती है। जी हाँ दोस्तों, टोमो जो कि खुद को सैक्रिफाइस करने गया था वो भी यहाँ बच गया है और हम पहली बार टोमो को तमाकी को अपनाते हुए देखते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। इस पॉइंट पे ऐसा लगता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है। अब हादसे के कुछ दिन बाद हम तमाकी और तोमो को फेरी से वापस लौटते हुए देखते हैं, जहाँ तमाकी को एक पल के लिए ऐसा लगता है कि उसने वापस से समुद्र में गड़े उस टोरी को देखा है और शीगे उसके सामने बैठ वही गाना गा रहा है, लेकिन अगले ही पल सब ठीक हो गया था। तमाकी और टोमो भी आपस में एक दूसरे को अपना लेते हैं, ऑल्दो उन्हें इस हादसे का ट्रॉमा था, स्टिल वो अब एक दूसरे के साथ थे, बीइंग देयर सपोर्ट। मूवी के एंडिंग सीन में हम रिन को शीगे का शिनशिन बजाते हुए देखते हैं, जो सेम गाना गा रही थी और धीरे धीरे खुद भी समुद्र में सम्मिलित हो जाती है। तो मूवी के ओपनिंग सीन में हम मूवी की मेन लीड योशिमी और उसकी डॉटर इकुको को देखते हैं, जहां योशिमी एक सिंगल पेरेंट थी और इकुको केवल 6 साल की थी। योशिमी के पति काफी अब्यूजिव थे और इसी वजह से योशिमी इकुको को लेकर उनसे अलग हो गई थी। अब योशिमी को इकुको की कस्टडी लेने के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना था एंड इसीलिए उसे एक घर का भी इंतजाम करना था जहां वो इकुको के साथ रह सके। दूसरी तरफ इकुको के डैड योशिमी को मेंटली अनस्टेबल प्रूव करने में लगे हुए थे एंड अकॉर्डिंग टू हिम योशिमी के साथ बचपन में ट्रॉमा हुआ था, जिस वजह से वो मेंटली काफी डिस्टर्ब्ड है। यहाँ हमें पता चलता है कि योशिमी अपने बचपन में एक इग्नोर्ड चाइल्ड थी, यानी कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था और वो लोग अपने ही मैटर में इतने बिजी रहते थे कि योशिमी बहुत इग्नोर हो जाती थी। योशिमी बचपन से ही अपने पेरेंट्स के अफेक्शन से दूर रही और उसका अकेलापन ने उसे काफी डिप्रेस्ड बना दिया था, जिसकी वजह से योशिमी की ट्रीटमेंट्स एंड मेडिकेशंस भी चल रही थी। खैर, योशिमी अपने डिवोर्स के बाद इकुको को बिल्कुल भी अकेला या उदास छोड़ना नहीं चाहती थी और इसीलिए वो उसके लिए हर पॉसिबल कोशिश कर रही थी। योशिमी बाय प्रोफेशन एक प्रूफ रीडर थी, जहां उसकी सैलरी काफी कम थी। इस वजह से वो इतने कम समय में कोई बड़ा घर नहीं खरीद सकती थी और इसीलिए उसे रेंट पर ही किसी सस्ते अपार्टमेंट की तलाश थी। नेक्स्ट सीन में योशिमी एक अपार्टमेंट देखने जाती है जो कि सुनसान इलाके में था और ये घर भी काफी पुराना था। यहाँ योशिमी, इकुको और वो आदमी जो इन्हें ये अपार्टमेंट दिखाने ले आया था, तीनों ऊपर जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ते हैं और हम लिफ्ट की सीलिंग से पानी टपकता हुआ देखते हैं, जिससे फ्लोर पर भी काफी पानी आ रहा था। सीन शिफ्ट होकर बिल्डिंग के केयरटेकर के मॉनिटर पे फोकस करती है, जहां हम लिफ्ट के कैमरा से लिफ्ट के अंदर का सीन देखते हैं। एज एन ऑडियंस हम उस लिफ्ट में एक छोटी लड़की की घोस्ट को कुछ सेकंड्स के लिए देखते हैं और केयरटेकर भी घोस्ट को अपने मॉनिटर पे देखता है, लेकिन फॉर सम रीजन वो उसे इग्नोर कर देता है। नाउ अपार्टमेंट के अंदर की सिचुएशन भी काफी बिगड़ी हुई थी, लेकिन सस्ता दाम होने की वजह से योशिमी इसे रेंट कर लेती है। नाउ योशिमी और उस आदमी की बातों के दौरान इकुको इस बिल्डिंग के छत पे चली जाती है, जहां उसे एक रेड बैग पड़ा हुआ मिलता है। इतने में योशिमी यहाँ आ जाती है और वो ये बैग बिल्डिंग के केयरटेकर को दे देती है। नेक्स्ट डे वो दोनों यहाँ शिफ्ट कर जाते हैं एंड शिफ्ट करते ही योशिमी सीलिंग पर एक ब्लैक स्पॉट को नोटिस करती है, जिससे अब पानी टपकना स्टार्ट हो गया था। योशिमी बिल्डिंग के केयरटेकर से इस बारे में बात करती है, बट वो इस कंप्लेंट पर बिल्कुल भी सीरियस रिएक्शन नहीं देता और उल्टा योशिमी को समझाने लगता है कि पुरानी बिल्डिंग में इस तरह की छोटी मोटी कंप्लेंट्स आती रहती हैं। योशिमी अपार्टमेंट में वापस आकर टपकते हुए पानी के नीचे बकेट वगैरह लगाकर उसे कलेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही वो स्पॉट बढ़ने लगता है और पानी तेजी से टपकना स्टार्ट हो जाता है। योशिमी सोचती है कि मे बी उसके ऊपर वाले अपार्टमेंट में किसी पाइप की लीकेज की वजह से ऐसा हो रहा होगा और इसीलिए शी डिसाइड्स कि वो ऊपर जाकर ऊपर वाले रेसिडेंट से बात करेगी। योशिमी ऊपर जाती तो है, बट बहुत देर नॉक करने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आता, सो वो वापस लौटने लगती है। तभी योशिमी को वहां एक छोटी बच्ची खड़ी हुई दिखाई देती है, जो कि वही बच्ची थी जिसे हमने मूवी के ओपनिंग सीन में लिफ्ट में अपीयर होते हुए देखा था एंड सडनली वो बच्ची गायब भी हो जाती है। इस घटना के बाद योशिमी के साथ काफी अजीब चीजें होने लगती हैं, लाइक उसकी नींद कम हो गई थी, उसे माइग्रेन वगैरह भी होने लग गया था, टैप से गंदा पानी आने लगा था एंड इवन लिफ्ट के बटन्स फॉर सम रीजन ब्लैक हो गए थे। एक दिन योशिमी इकुको को स्कूल से पिक करने में लेट हो जाती है और स्कूल पहुंचने पे इकुको वहां नहीं थी। योशिमी काफी घबराते हुए इकुको को वहां ढूंढने लगती है और इस दौरान योशिमी की नजर पास ही लगे एक लीफलेट पे जाती है, जो कि किसी मित्सुको कवाई नाम की छोटी बच्ची की मिसिंग होने के बारे में था। खैर, योशिमी को इकुको मिल जाती है और वो लोग घर वापस आ जाते हैं।
यहाँ वो दोनों फ्रेश एयर के लिए रूफ पर जाते हैं एंड सरप्राइजिंगली इनफ इकुको को वही रेड बैग सेम स्पॉट पे पड़ा हुआ मिलता है। दिस वॉज वेरी स्ट्रेंज एंड योशिमी इस बैग को डस्टबिन में फेंक आती है। नेक्स्ट सीन में हम इकुको को स्कूल के गेट पर देखते हैं और यहाँ में पता चलता है कि इकुको को भी वो लड़की दिखने लग गई थी जिसे योशिमी ने अपने ऊपर वाले अपार्टमेंट के बाहर देखा था। स्कूल में इकुको रिसेस टाइम पर अपने फ्रेंड्स के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी और एक डेस्क के नीचे छिपते वक्त इकुको को वही लड़की फिर से दिखाई देती है जिसे देखकर इकुको बेहोश हो जाती है। योशिमी ऑफिस से जल्दी स्कूल आती है और मेडिकल रूम में वो इकुको को देखती है। इकुको के टीचर से बात के दौरान योशिमी की नजर एक ड्राइंग पर जाती है जिसे उसने उस दिन ऊपर वाले अपार्टमेंट पर देखा था एंड सरप्राइजिंगली इनफ ये ड्राइंग किसी और ने नहीं बल्कि इकुको ने ही बनाया था। टीचर योशिमी को बताते हैं कि जिस लड़की की ड्राइंग इकुको ने बना रखी है वो इसी स्कूल की एक स्टूडेंट हुआ करती थी जिसका नाम मित्सुको कवाई था और वो कुछ सालों पहले अचानक ही गायब हो गई थी। लास्ट डे मित्सुको कवाई ने येलो रेनकोट पहन रखा था और वो एक रेड बैग कैरी कर रही थी। ये सब सुनकर योशिमी एकदम शॉक रह गई थी क्योंकि ये लड़की वही थी जिसकी मिसिंग नोटिस उसने उस दिन स्कूल के बाहर देखी थी और ये रेड बैग भी वही था जो कि इकुको के पास बार बार अपने आप ही आ जा रहा था। एनीवेज, रात को योशिमी और इकुको जब सो रहे थे तब योशिमी को एक ड्रीम आता है जिसमें वो मित्सुको कवाई को अपने बिल्डिंग के पास आता हुआ देखती है एंड अचानक ही उसकी आंख खुल जाती है। इसके बाद योशिमी नोटिसेस कि इकुको अपने बेड पर नहीं थी और उसे खोजते हुए योशिमी ऊपर वाले अपार्टमेंट तक पहुंच जाती है। नाउ टू हर सरप्राइज इस अपार्टमेंट का डोर आज खुला हुआ था और अंदर पूरे रूम की फ्लोर पर पानी इकट्ठा पड़ा हुआ था। अपार्टमेंट का हर एक टैप ओपन पड़ा था और वहीं एक रूम में उसे इकुको खड़ी हुई दिखती है जो कि सेंसलेस स्टेट में थी। योशिमी इकुको को वहां से ले जाने लगती है और इसी अपार्टमेंट में उसे मित्सुको की एक पिक्चर भी टंगी हुई दिखती है जिससे वो समझ जाती है कि ये अपार्टमेंट मित्सुको का ही हुआ करता था। योशिमी इकुको को नीचे लेकर आती है और वो डिसाइड कर लेती है कि जल्द से जल्द वो इस अपार्टमेंट को छोड़कर चली जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग योशिमी अपना सामान पैक भी करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन योशिमी का लॉयर कम फ्रेंड उसे समझाते हैं कि अगर वो इकुको के लिए स्टेबल लाइफस्टाइल नहीं रख पाती है और इसी तरह घर बदलती रहती है तो उसका हस्बैंड प्रूव कर देगा कि वो इकुको का ख्याल रखने के काबिल नहीं है और इसीलिए उसे एक परमानेंट एड्रेस पर ही रहना होगा अनटिल उसे इकुको की कस्टडी कंप्लीटली नहीं मिल जाती। योशिमी का लॉयर उसकी हेल्प करता है और वो उस बिल्डिंग के केयरटेकर से बात करके योशिमी के अपार्टमेंट को पूरी तरह से रिनोवेट करवा देता है। साथ ही ऊपर वाले अपार्टमेंट के टैप्स वगैरह की भी मरम्मत कराई जाती है जिससे सीलन की प्रॉब्लम दोबारा ना आए। अब हम कुछ दिन आगे का सीन देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि रिनोवेशन के बाद उनका यहाँ रहना काफ़ी आसान हो गया था। इकुको स्कूल जाने लग गई थी और योशिमी को भी माइग्रेन वगैरह कम ही होते थे। इनफैक्ट इस अपार्टमेंट की नेगेटिव फील अब खत्म हो चुकी थी। नाउ एक दिन सीन शिफ्ट होकर अपार्टमेंट फोकस करता है जहाँ इकुको स्कूल से आती है और योशिमी उसके बैग को खाली करते वक्त कुछ ऐसा देखती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। अब शायद आपने गेस कर ही लिया होगा कि इकुको के बैग के अंदर वही रेड बैग रखा हुआ था। योशिमी बहुत ज़्यादा डर जाती है और इकुको से पूछती है कि उसे ये बैग कहाँ से मिला, जिस पर इकुको रिप्लाइज कि उसे नहीं पता कि ये बैग उसके बैग के अंदर कैसे और कब आया। योशिमी इस बैग को जैसे ही पिक करती है उसे एक विजन आती है जिसमें वो इस रेड बैग को एक वाटर टैंक में पड़ा हुआ देखती है। योशिमी को ऐसी इंट्यूशन आती है एज इफ मित्सुको की स्पिरिट उससे कुछ कहना चाहती है। योशिमी एक टॉर्च लेकर रूफ पर रखे वाटर टैंक्स को चेक करने लग जाती है और जैसे ही वो उस वाटर टैंक को हाथ लगाती है उसे एक और विजन आता है। यहाँ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले मित्सुको के साथ क्या हुआ था। दरअसल कुछ साल पहले अथॉरिटी वाटर टैंक का इंस्पेक्शन करने आई थी और इसी दौरान इस टैंक का कवर ओपन रह गया था जिसमें मित्सुको बाय एक्सीडेंट गिर गई थी। अब यहाँ रूफ पर कोई भी नहीं था इसलिए कोई भी डूबती हुई मित्सुको की हेल्प करने नहीं आ सका और उसकी वहीं मौत हो गई। मित्सुको के पेरेंट्स भी उसे ढूंढने नहीं आए क्योंकि वो लोग काफ़ी लड़ते झगड़ते रहते थे और ऐसे में मित्सुको का ध्यान नहीं रख पाते थे। दूसरी तरफ इकुको नोटिस करती है कि बाथरूम का टैप अपने आप ही ओपन हो गया था और बाथटब में गंदा पानी भर कर गिर रहा था। इकुको टैप को बंद करती है कि तभी मित्सुको की स्पिरिट इकुको को बाथटब के अंदर खींचकर उसे डुबोने लग जाती है। यहाँ योशिमी नीचे आती है और वो इकुको को बाथरूम में पड़ा हुआ देखती है। योशिमी उसे उठाकर जल्दी से बाहर भागती है, लेकिन जैसे ही योशिमी लिफ्ट में चढ़ती है लिफ्ट में हर तरफ से पानी टपकने लगता है। इसके बाद सबसे शॉकिंग चीज ये होती है कि योशिमी लिफ्ट के बाहर इकुको को खड़ा देखती है और यहाँ उसके हाथ में मित्सुको थी।
योशिमी समझ जाती है कि मित्सुको उसे यहाँ से जाने नहीं देगी और इसीलिए योशिमी डिसाइड्स कि वो इकुको को बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर देगी और इसी के साथ लिफ्ट का डोर बंद हो जाता है। इकुको घबराते हुए लिफ्ट को फॉलो करके ऊपर पहुंचती है, लेकिन लिफ्ट ओपन होते ही उसमें से कुछ नहीं बल्कि ढेर सारा पानी निकलता है। कहानी यहाँ से 10 साल बाद शिफ्ट होती है, जहाँ हम इकुको को देखते हैं जो कि अब हाई स्कूल में थी और वो अपने डैड के साथ रह रही थी। इकुको अपने स्कूल से आज उस बिल्डिंग में आती है जहाँ कुछ साल पहले ये सब हुआ था। इस बिल्डिंग में अब कोई भी नहीं रहता था, बट उस अपार्टमेंट में जहाँ योशिमी और वो रहा करते थे वहाँ पहुंचकर इकुको नोटिसेस कि सब कुछ वेल मेंटेन्ड था, एज इफ कोई यहाँ अब भी रह रहा हो। ऑल ऑफ ए सडन योशिमी की स्पिरिट यहाँ आती है, जिसे देखकर इकुको बहुत खुश हो जाती है। इकुको काफ़ी इमोशनल होकर योशिमी से पूछती है कि क्या वो उसके साथ यहाँ रह सकती है, जिस पर योशिमी पोलाइटली रिप्लाइज कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो अब मित्सुको के साथ रहती है। एज एन ऑडियंस हम इकुको के ठीक पीछे ही मित्सुको के स्पिरिट को देखते हैं। यहाँ से योशिमी की स्पिरिट गायब हो जाती है और इकुको भी वापस घर लौट जाती है। फिल्म के शुरुआत में हम मिलते हैं अकीरा तेंडो नाम के यंग आदमी से, जो कि अभी अभी अपना पहला जॉब शुरू किया है। अकीरा कॉर्पोरेट दुनिया से जुड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड है और वो एक फिल्म मेकिंग कंपनी ZLM या फिर आप ZLM बोल सकते हैं उसको ज्वाइन किया है। लेकिन ऑफिस पहुंचते ही अकीरा की एक्साइटमेंट पे पानी फिर जाता है जब उसे 2 दिन लगातार ओवरनाइट शिफ्ट पर काम करना पड़ता है। धीरे धीरे अकीरा को यह बात समझ आ जाती है कि उसकी कंपनी एक एक्सप्लॉयटेटिव कंपनी है जहां का माहौल बहुत टॉक्सिक है। अकीरा का बॉस कोसुगी अपने जूनियर्स को बहुत बुरी तरह ट्रीट करता है और सारा काम उन पे डाल देता है। ऑफिस का एनवायरनमेंट अकीरा को पूरी तरह तोड़ देता है, जहां वो एक भी दिन यहां आने से कतराता है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं कि वो काम छोड़ सके। ऐसे में एक दिन अकीरा अपने स्कूल के बेस्ट फ्रेंड केंचो के साथ डिनर करने जाता है। अकीरा केंचो के साथ अपना दुख शेयर करता है, लेकिन केंचो अकीरा को सलाह देता है कि वो अपनी लाइफ अपनी शर्तों पे जिए। केंचो यहाँ अपनी जिंदगी के बारे में डींगे हाँकने लगता है कि वो रोज ऑफिस में नई नई लड़कियों को डेट कर रहा है। यहाँ अकीरा उससे काफी जेलस फील करता है और उसे पास्ट की एक बात के लिए कन्फ्रंट करने लगता है। हमें पता चलता है कि असल में अकीरा अपने कॉलेज में एक स्टार एथलीट हुआ करता था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट गेम के दौरान उनकी टीम हार गई क्योंकि उस समय केंचो ठीक से नहीं खेल पाया था। इस बात को उठाकर अकीरा उसे कायर कहता है, जिससे केंचो और उसकी काफी लड़ाई हो जाती है। प्रेजेंट में अकीरा की लाइफ वैसी ही चलती रहती है, जहां उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही सुकून मौजूद था और वो थी उसकी कलीग सायोरी ओतोरी, जिसे अकीरा कहीं ना कहीं पसंद करता था। अकीरा ओतोरी को काफी एडमायर करता था और वो उसे एक दिन कहता भी है कि वो तो जो चाहे अपने लाइफ में कर सकती है। लेकिन यहाँ ओतोरी उसकी बात सुनकर थोड़ा दुखी हो जाती है और कहती है कि ऐसा सच नहीं है, क्योंकि किसी को भी लाइफ में वो नहीं मिल पाता जो उसे एक्चुअली में चाहिए होता है। खैर, अब ऑफिस में काम करते हुए अकीरा को 1 साल बीत जाता है और इस अवधि में वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली सभी तौर पे टूट चुका था। ये मेरी कहानी क्यों लग रही है? जब एक दिन अकीरा का सुबह सुबह अलार्म पे नींद खुलता है तो वो अपने आप से कहता है कि वो ऑफिस जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आधे मन से रेडी होकर बाहर निकलता है। लेकिन बिल्डिंग के नीचे पहुंचते ही अकीरा एक ऐसा नजारा देखता है कि उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि उसका पड़ोसी किसी आदमी पर अटैक कर रहा था और बहुत अजीब तरह से घुर्रा रहा था। अकीरा उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन ये आदमी इंसान लग ही नहीं रहा था। उसके मुंह से खून आ रहा था और वो एक काले रंग का लिक्विड उगलने लगता है, जिसके बाद ये आदमी अकीरा पर ही अटैक कर देता है। किसी तरह खुद को बचाते हुए अकीरा वहां से भागता है और धीरे धीरे कई सारे लोग उस पर वैसे ही हमला करने लगते हैं। अकीरा बिल्डिंग के चारों ओर देखता है, जहां हर तरफ अधमरे लोग एक दूसरे पे अटैक कर रहे थे। वो किसी तरह एक बिल्डिंग के छत पर खुद को लॉक कर लेता है, जिसके आगे ग्रिल का बैरिकेड होने के कारण कोई उस तरफ नहीं आ पाता। यहाँ अकीरा पहली बार रियलाइज करता है कि हो ना हो इस वक्त टोक्यो शहर ज़ॉम्बी अटैक के अंदर है। लेकिन अकीरा अपने ऑफिस के माहौल से इतनी बुरी तरह ट्रॉमेटाइज था कि वो ज़ॉम्बी अटैक के सिचुएशन में ये सोचकर खुश होने लगता है कि अब उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, लिटरली। इस पॉइंट पर अकीरा को ओतोरी का ख्याल आता है। वो ओतोरी को मैसेज करता है पूछने के लिए कि वो ठीक तो है ना, लेकिन सायोरी ओतोरी अकीरा को एक जगह आने कहती है। जाने से पहले अकीरा अपने पड़ोस के एक कपल के घर पहुंचता है जो ज़ॉम्बी अटैक के न्यूज के कारण काफी परेशान थे। यहाँ ये औरत प्रेग्नेंट भी थी और उनके पास खाने पीने का ज्यादा सामान नहीं था। अकीरा इस कपल से वादा करता है कि वो आते हुए इनके लिए खाने पीने का सामान साथ लाएगा। खैर, आगे हम देखते हैं कि अकीरा सायोरी से मिलने एक होटल रूम में पहुंचता है और इस रूम की हालत काफी खराब लग रही थी। अकीरा डरते हुए इस कमरे के अंदर दाखिल होता है और उसे एक कोने में सायोरी मिलती है जो उसे बताती है कि वो यही है। अकीरा भी सायोरी या ओतोरी
लाइब्रेरी जो भी आप बोलते हो उसके डायरेक्शन में देखता है जहां उसके कंपनी का डायरेक्टर मौजूद था। ये आदमी क्लियरली इन्फेक्टेड था और अकीरा पर अटैक कर देता है। किसी तरह अकीरा उसे मार गिराता है और ओतोरी को बचा लेता है, लेकिन ओतोरी यहाँ रिवील करती है कि उसका और डायरेक्टर का अफेयर चल रहा था, साथ ही वो पहले ही इन्फेक्टेड हो चुकी थी, जिसके बाद वो अकीरा पर भी अटैक कर देती है। अकीरा सायोरी ओतोरी की हालत देख बहुत दुखी होता है और उसके प्रति अपना प्यार जाहिर करके वहां से चला जाता है। अब घर पहुंचकर अकीरा पाता है कि पड़ोस वाले कपल के घर में भी ज़ॉम्बी अटैक हो चुका है और उसे वहां कोई नहीं दिखता। ऐसे में वो अकेले ही अपने घर पहुंचता है और सोचने लगता है कि अब उसे अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहिए। अकीरा रियलाइज करता है कि वो हमेशा से अपनी जिंदगी अपने शर्तों पे जीना चाहता था, अतः वो ज़ॉम्बी के हाथों मरने से पहले अपनी लाइफ के सारे विशेष पूरी करेगा, जैसे अपना रूम साफ करना, इन हाउस कैंपिंग करना, खूब सारी शॉपिंग करना, फायरवर्क जलाना आदि। तो ऐसे ही वो 10 कामों की लिस्ट बनाता है और अगले ही दिन इन सभी को एक एक करके पूरा करने लगता है। ज़ॉम्बी से बचते बचाते हुए अकीरा अपने पसंदीदा डिशेस के लिए ग्रोसरी उठा लाता है और उसी बिल्डिंग की छत पे कैंपिंग करने लगता है, लेकिन वो रियलाइज करता है कि उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट सॉस और मसाले नहीं थे। अब अकीरा अपने विशेस को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो वापस ज़ॉम्बी से बचते बचाते हुए शॉपिंग मॉल पहुंच जाता है। शॉपिंग के दौरान अकीरा के ऊपर एक अनजान इंसान हमला कर देता है। ये इंसान थी एक लड़की जो खुद भी ज़ॉम्बी से किसी तरह बची हुई थी। इसी वक्त एक आदमी मॉल के बाहर से इनसे मदद मांगता है और अकीरा उसे बचाने भागता है। तब ये लड़की कहीं से म्यूजिक बजा देती है, जिससे ज़ॉम्बीज उस म्यूजिक की तरफ भागते हैं। अकीरा और ये लड़की मिलकर उस आदमी को बचा लेते हैं। यहाँ अकीरा ये भी रियलाइज करता है कि ज़ॉम्बीज आवाज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अकीरा इस लड़की से बात करने की भी कोशिश करता है, लेकिन ये लड़की उसे ज्यादा बात किए बिना वहां से चली जाती है, सेइंग कि वो इस सिचुएशन में खुद को सेफ रखना चाहती है, जबकि अकीरा जैसे बेवकूफ लोग दूसरे को बचाने में खुद को भी प्रॉब्लम में डाल लेंगे। खैर, नेक्स्ट सीन में हम अकीरा को वापस घर पे देखते हैं, जहां उसे अचानक ही केंचो का ख्याल आता है। अकीरा केंचो को फोन लगाता है और हम देखते हैं कि केंचो खुद एक होटल में फंसा हुआ है, जहां बाहर कई ज़ॉम्बीज ने डेरा डाला हुआ है। केंचो काफी डरा हुआ लग रहा था और वो अकीरा को बताता है कि वो ज्यादा टाइम तक बच नहीं पाएगा। अकीरा यहाँ उससे वादा करता है कि वो उसे बचाने आएगा, लेकिन केंचो उसे ऐसा करने से साफ मना कर देता है, बिकॉज ऑब्वियसली ये किसी के लिए भी सेफ नहीं था। फिर भी हम देखते हैं कि अकीरा अपने कॉलेज के दिनों का बेसबॉल यूनिफॉर्म पहनकर टोक्यो के खतरनाक सड़कों पे निकल जाता है। होटल पहुंचकर अकीरा सभी ज़ॉम्बीज को एक म्यूजिक प्लेयर में उलझा देता है और खुद अंदर जाकर केंचो को रेस्क्यू करता है। केंचो और अकीरा यहाँ से बचकर एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, जहां वो साथ में खाना खाते हैं। अकीरा केंचो से झगड़ने के लिए माफी मांगता है और दोनों दोस्त अब हर हाल में साथ रहने का वादा करते हैं। बातचीत के दौरान केंचो देखता है कि अकीरा ने अपने विशेस की एक लिस्ट बनाई है। वो उसे पूछता है कि वो आगे क्या करने के बारे में सोच रहा है और अकीरा कहता है कि वो सुपर हीरो की तरह सभी लोगों को बचाना चाहता है, लेकिन केंचो कहता है कि टोक्यो इस वक्त बहुत बुरी हालत में है और उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। वो ये भी पॉइंट आउट करता है कि अकीरा के पास सुपरमैन या स्पाइडरमैन जैसे पावर्स भी तो नहीं है, तो वो कैसे इन ज़ॉम्बीज का सामना कर पाएगा, वो भी अकेले। अंत में अकीरा केंचो को टोक्यो के दूसरे एंड में मौजूद एक्वेरियम के बारे में बताता है और अकीरा कहता है कि इस एक्वेरियम में एक शार्क सूट है जो खास डीप सी डाइवर्स के लिए बनाया गया है। ये सूट मेटल का होता है, जिसके थ्रू ज़ॉम्बीज उन पे अटैक नहीं कर पाएंगे। दोनों दोस्त तय करते हैं कि वो लोग एक्वेरियम जाकर उस सूट को निकाल लाएंगे और फिर टोक्यो से बाहर निकलेंगे। प्लान के तहत अकीरा और केंचो बाहर निकलते हैं ताकि एक्वेरियम जाने के लिए सप्लाईज इकट्ठा कर सके। वो एक दुकान के पास पहुंचते हैं जब उनकी नजर सामने से आती एक बस पे पड़ती है, जिसमें कई यात्री मौजूद थे। सड़क पर मौजूद ज़ॉम्बीज इस बस पे अटैक कर देते हैं और सभी यात्री इधर उधर भागने लगते हैं। अकीरा और केंचो कुछ लोगों को बचा लेते हैं और सभी उसी दुकान के अंदर शेल्टर लेते हैं। अब इन पैसेंजर्स में से एक वही लड़की थी जो अकीरा को पहले भी उस मॉल में मिली थी। ये लड़की अपना नाम शिजुका बताती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये बस भी एक्वेरियम की तरफ जा रही थी, बिकॉज ये अफवाह थी कि एक्वेरियम ज़ॉम्बी से बिल्कुल सेफ है और वहां मछलियां होने के कारण खाने पीने का भी पूरा इंतजाम है। अब दुकान में इंतजार करते हुए हम नोटिस करते हैं कि एक आदमी ऑलरेडी ज़ॉम्बी के द्वारा इन्फेक्ट किया जा चुका है। इस बात से अनजान अकीरा, शिजुका और बाकी सब दुकान में इधर उधर मौजूद होते हैं जब अचानक ये आदमी इन सभी पर अटैक कर देता है। शिजुका अकीरा के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन अकीरा अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो अंदर दाखिल होता है और केंचो को बचाता है। इधर शिजुका ज़ॉम्बीज को वापस आवाज से डिस्ट्रैक्ट करती है और इवेंचुअली ये तीनों यहाँ से भाग निकलते हैं। तो आगे अकीरा को सड़क पे एक कैंपर मिलता है और केंचो एंड शिजुका भी इसमें सवार हो जाते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये किसी तरह एक्वेरियम तक पहुंच जाएंगे। शिजुका इनके साथ पहले तो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अकीरा उसे कन्विंस कर लेता है। यहाँ अकीरा रिवील करता है कि वो सुपर हीरो की तरह सभी को बचाना चाहता है और शिजुका को अकीरा का सपना काफी बचकाना लगता है। सभी को बचाते हुए अकीरा के हाथ में चोट भी लग जाती है और शिजुका उसकी मरहम पट्टी कराती है। वो बताती है कि वो इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से पहले डॉक्टर बनना चाहती थी। हम देखते हैं कि सफर के दौरान अकीरा, केंचो और शिजुका की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, जहां वो अकीरा के चेकलिस्ट में मौजूद जगहों पे जाते हैं और साथ में एंजॉय करते हैं। देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जब अकीरा और उसके दोस्त एक्वेरियम पहुंच जाते हैं, लेकिन एक्वेरियम के अंदर उन्हें एक नया सरप्राइज मिलता है। वो देखते हैं
कि एक्वेरियम के अंदर सभी सर्वाइवर्स काफी काम में लगे हुए थे। कुछ लोग सामान वगैरह उठा रहे हैं, कुछ मछलियां पकड़ रहे हैं, तो कुछ एक्वेरियम के बाहर निगरानी रख रहे हैं। मजदूरों में वो कपल भी मौजूद थे जो अकीरा के पड़ोस में रहते थे। अकीरा कुछ भी समझ नहीं पाता और तब वहां आता है अकीरा का बॉस कोसुगी। कोसुगी अकीरा को बताता है कि जब पहली बार ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ तो उनकी टीम एक्वेरियम में शूटिंग कर रही थी। तब उसने इस जगह को एक सेफ स्पेस बना लिया और कई सर्वाइवर्स को अपने काम का हिस्सा बना लिया। वो अकीरा को बाहर का टूर देता है और बताता है कि आसपास के शहरों से कई सर्वाइवर्स यहाँ आए और अब वो सब मिलकर को एग्जिस्ट कर रहे हैं। लोग खाना बनाते हैं, बाहर से सामान लाते हैं और निगरानी भी रखते हैं। इनफैक्ट कोसुगी ने एक्वेरियम के बाहर मौजूद ज़ॉम्बीज को भी वर्कफोर्स का हिस्सा बना लिया है, जहां ये लोग बाहर से चोरी करने आए लोगों पर हमला कर रहे थे ताकि एक्वेरियम और उसका सप्लाई सेफ रह सके। अब यहाँ पहुंचते ही कोसुगी ने शिजुका और केंचो को भी काम में लगा दिया था। कोसुगी अकीरा को वापस से अपने अंदर काम करने कहता है, लेकिन अकीरा बताता है कि वो अपनी विशेस की लिस्ट पूरी करना चाहता है। इस पर कोसुगी उसका मजाक बनाता है और कहता है कि बाहर रहना उसके जैसे कमजोर लोगों के लिए अनसेफ है, जबकि एक्वेरियम के अंदर वो और उसके दोस्त सेफ रहेंगे। ये सुनकर अकीरा मान जाता है। मतलब देखा जाए तो एक बार फिर अकीरा वही कॉर्पोरेट हेल वाली जिंदगी जीने लगता है जहां उसे और बाकी सभी काम करने वालों को बुरी तरह ट्रीट किया जाता है। कोसुगी और उसके दोस्त अच्छा खाना खाते हैं, जबकि इन लोगों को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती है और ढेर सारा काम करना पड़ता है। ऐसे में शिजुका और केंचो यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। वो अकीरा को भी साथ चलने कहते हैं, लेकिन अकीरा अपने दोस्तों की जान मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। उसे भले ही यहाँ मिसट्रीट होना पड़ रहा था, लेकिन वो सब यहाँ सेफ थे। तब शिजुका अकीरा को उसकी विशेष वाली लिस्ट दिखाती है और उसे याद दिलाती है कि अकीरा खुद में एक सुपर हीरो है। ये एक्वेरियम आज सेफ है, लेकिन कल क्या होगा कोई नहीं जानता, इसीलिए उसे अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। कोसुगी अकीरा को फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन अकीरा उसकी बात नहीं सुनता। वो तय करता है कि वो इस एक्वेरियम से बाहर निकलेगा और अपने दोस्तों के साथ अपनी लिस्ट पूरी करेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाहर का एक ज़ॉम्बी एक सप्लाई ट्रक में घुस जाता है और एक्वेरियम के अंदर दाखिल हो जाता है। ये ज़ॉम्बी सिक्योरिटी पे अटैक करता है और धीरे धीरे पूरा एक्वेरियम इन्फेक्टेड होने लगता है। नाउ नो सरप्राइजेस, इस हालत में कोसुगी खुद को बचाने के लिए अपने एम्प्लॉयज को बाहर छोड़कर भागता है, लेकिन अकीरा, शिजुका और केंचो सभी लोगों को सेफली एक कमरे में बंद कर देते हैं। सिचुएशन और खराब होने लगती है जब ज़ॉम्बी इन्फेक्शन एक्वेरियम के शार्क्स तक पहुंच जाता है। ये शार्क अब म्यूटेटेड मॉन्स्टर बन जाते हैं, जहां वो अकीरा और बाकी सब पे अटैक कर देते हैं। ऐसे में अकीरा वही शार्क वाला सूट पहनता है और एक एक करके लोगों को बचाने लगता है। इन शार्क्स पर आवाज का कोई असर नहीं हो रहा था। तब शिजुका के दिमाग में एक प्लान आता है। वो कुछ पावर बैटरीज का इंतजाम करती है और अकीरा एंड केंचो को बताती है कि वो लोग इस शार्क को इलेक्ट्रिक करंट के जरिए ही मार सकते हैं। अब तक ये शार्क अकीरा पे हमला कर चुकी थी और अकीरा स्ट्रगल करने लगता है। तब केंचो किसी तरह अकीरा की तरफ वो बैटरीज फेंकता है और शार्क को डिस्ट्रैक्ट करता है। एंड मौके पर अकीरा बैटरीज को शार्क के मुंह में फेंक देता है और एक भयानक धमाके के साथ उसका अंत हो जाता है। हम पाते हैं कि इस अटैक के दौरान कोसुगी छिप गया था और खुद को बचा लिया था। वो सभी को बेवकूफों की तरह वापस अपने अंदर काम करने कहता है, क्योंकि बाहरी दुनिया इससे भी खतरनाक हो सकती है। लेकिन सभी वर्कर्स उसकी बुराई करते हैं और उसे कायर बुलाते हैं। सब अकीरा को अपना लीडर घोषित कर देते हैं, जिसने जान पर खेलकर उन सब की जान बचाई थी। तो एंड सीन में हम देखते हैं कि अकीरा और उसके दोस्त सभी वर्कर्स को ढेर सारा सामान देकर विदा करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो सब अब अपने अपने ड्रीम्स पूरे करेंगे। अकीरा की लिस्ट में शिजुका अपने डॉक्टर बनने का सपना और केंचो अपने कॉमेडियन बनने का सपना ऐड करता है, जबकि अकीरा डिसाइड करता है कि वो हमेशा के लिए एक सुपर हीरो बन जाएगा जो लोगों की रक्षा करे। फाइनल सीन में हम इन तीनों दोस्तों को साथ देखते हैं जो अब एक अराउंड द कंट्री ट्रिप पे निकल जाते हैं।